नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल पर। आज हम करने वाले दोस्तों यूपी टेट के कुछ ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस जो कि सीडीपी से रिलेटेड होंगे। सीडीपी के हम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और पर डे आपके पास में 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ आया करेगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए और साथ ही साथ इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन में हमारे पास में है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, क्षेत्रीय सिद्धांत और प्रबलन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय सिद्धांत, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि अधिगम में मात्र उद्दीपक और अनुक्रिया ही नहीं आती, लेकिन व्यक्तिगत इच्छाएं और जिसे हम कहते हैं कि उनकी जो खुद की कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, वो सब चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत हो गया। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो बहुत सारे थे। इसमें क्षेत्रीय सिद्धांत पर कौन कौन सिद्धांत आते हैं ये भी हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में आता है सूझ का सिद्धांत। किसका सिद्धांत आता है? सूझ का सिद्धांत आता है। टॉलमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो भी हमारा इसी में ही आता है, वो भी क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाता है। लेविन का सिद्धांत भी क्षेत्रीय सिद्धांत है। इसके अलावा हमारा जो बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया, फिर मैस्लो जो सिद्धांत दिया, वो सारा का सारा हमारा क्या है? वो ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों और संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा। तथ्य, विचार, अभिमतों और संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? देखो, बचपन में हमने एक चीज़ सीखी थी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं, दूसरे विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी विचारों को जो आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो सेम ऐसे यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन क्या क्या हैं? शिक्षण, सूचना, संप्रेषण और अधिगम। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। क्यों बनाएगा भाई कोई भी शिक्षक जो है वो लेसन प्लान क्यों बनाएगा? ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास? अनुदेशन, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी जो उसने लक्ष्य रखा है उसकी प्राप्ति के लिए। छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट जगाएगा, छात्रों को बिजी रखेगा, व्यस्त रखने के लिए, या फिर स्वयं की योग्यता बताने के लिए। तो भाई देखो, यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे कभी भी सीडीपी के अंदर में, तो कुछ एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कुछ एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो देखना है, जब भी कभी बात आए कि छात्रों की रुचि बनाने की, यानी कि स्टूडेंट्स के पॉजिटिव पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आएगा और अगर वो क्वेश्चन आपको पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, यानी कि कोई भी बिहेवियर किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर, वो कौन सा अधिगम कहलाएगा? ऑप्शन में हमारे पास में है क्रिया प्रसूत, अनुक्रिया, अनुकूलित या सकारात्मक अनुबंधन। ये चार हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन चेंज ऑफ बिहेवियर, तो मीन्स क्या होता है? आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये सिद्धांत किसने दिया था? हम सभी जानते हैं सिद्धांत हमें किसने दिया था? बी एफ स्किनर ने ये सिद्धांत हमें प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसको आर एस थ्योरी भी जानते हैं, इसको हम नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और जो प्रयोग था ये स्किनर ने किस पे किया था? किस जानवर पर किया था? ये इसने चूहे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाएगी? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन में हमारे पास में स्वास्थ्य, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या उपयुक्त सभी। तो वहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट है, ये स्वास्थ्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वास्थ्य कहलाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या आता है? खाली बीमारियों से निदान या फिर बीमारियों से बचाव ही स्वास्थ्य नहीं होता। इसके अलावा मानसिक और सामाजिक दोनों तरीके से जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों की तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? अशाब्दिक संप्रेषण यानी ऐसा संप्रेषण, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑप्शन में हमारे पास में है छूना, पत्र, पोस्टर और समाचार पत्र। तो देखिए, पत्र में तो लेटर्स का जो कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पर शब्द लिखे जाते हैं।
समाचार पत्र में शब्द लिखे जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। पोस्टर में भी वर्ड्स और फिगर्स होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? छूना। जब आप किसी को स्पर्श करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उससे बात करना चाहते हो, मीन्स आपके जो विचार हैं वो सामने के पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? ऑप्शन में हमारे पास में है विद्यार्थी का पूर्व व्यवहार पहचानना, उद्देश्यों का विश्लेषण, उपयुक्त माध्यम का चयन, या फिर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रणाली उपागम की रूपरेखा में पूर्व व्यवहार पहले शिक्षार्थी का पहचाना जाता है, जो उद्देश्य जिसके लिए हम वो उपागम कर रहे हैं वो उसके उद्देश्यों का विश्लेषण हमें करना होता है। एक हमें उपयुक्त माध्यम का चयन भी करना होता है, लेकिन उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था ये इस वाली प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? कौन सी मान्यता नहीं है? मूल मान्यता नहीं है, यानी कि कंप्यूटर से कोई भी जो हेल्प की जाएगी या हेल्प जो दी जाएगी वो मेन उसके लिए वो काम नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन में हमारे पास में है एक ही समय पर अनेक शिक्षार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना। कंप्यूटर से अगर आप कोई भी सहायता ले रहे हैं या फिर आप आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका मेन मोटो तो यही रहता है कि आप एक से ज़्यादा शिक्षार्थियों तक आप अपनी बातों को पहुंचा सकें। शिक्षार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, यानी बच्चा जो काम करना चाह रहा है आईसीटी के प्रयोग से आप उसको लिपिबद्ध भी कर सकते हो। तकनीक के प्रयोग में विविधता, हाँ जी, आप विविधता के लिए ही आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होगी कंप्यूटर का प्रयोग करने से, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है क्योंकि इसकी मूल मान्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सूचना और संप्रेषण तकनीकी यानी आईसीटी में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? आईसीटी देखिए हर वो चीज़ होगी जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को आप सुनकर, देखकर या देखकर और सुनकर दोनों तरीके से आप किसी अधिगम को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आप कोई लर्निंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन में है इंटरनेट, ईमेल, शैक्षिक दूरदर्शन या उपयुक्त सभी। इंटरनेट आपका आईसीटी का एक पार्ट है, ईमेल भी आपका आईसीटी का पार्ट है, शैक्षिक दूरदर्शन ये भी आपका आईसीटी का ही पार्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में है संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग उत्तेजित करने की और संवेग मूल्य निर्धारण और अभिव्यक्त करने की। जब आप इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जो योग्यता की बात जब हम करेंगे तो संवेग उत्तेजित करने की योग्यता यहाँ पर सम्मिलित नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि संवेगों को समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट के निर्माण के लिए संवेगों को समझना ज़रूरी है, उनको नियंत्रित करना ज़रूरी है और उनको अभिव्यक्त करना भी ज़रूरी है, लेकिन उत्तेजना या उत्तेजित करना ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन किससे संबंधित है? हल किससे संबंधित करता है? इसके पास ऑप्शन क्या क्या है? सीखने के सूझ के सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत से या फिर प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से। तो हम सभी जानते हैं कि क्लार्क एल हल ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रबलन का सिद्धांत। उन्होंने बात की थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात कहाँ पर की गई थी? ये बात की गई थी इनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। उसमें इसकी बात की गई थी। और हल के सिद्धांत को हम आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, संपोषक सिद्धांत भी कहते हैं। और हल के पास एक और चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने थॉर्नडाइक की तरह बिल्ली पर प्रयोग किया था, लेकिन थॉर्नडाइक ने बिल्ली को ये बताया था कि जितना ज़्यादा प्रयास करेगी उतना ज़्यादा ये अपने लक्ष्य तक पहुँचेगी, लेकिन हल कहते हैं कि जब तक बिल्ली को भूख नहीं लगेगी तब तक वो उस काम को नहीं करेगी। तो कौन सा सिद्धांत हो गया? ये प्रबलन का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता और प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। मनोवैज्ञानिक जो एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता और प्रभावशीलता को न्यून कर सकते हैं, यानी उसको कम कर सकते, कैसे करेगी?
एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, यानी कि अगर आप छोटे टारगेट सेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाएगी। घनिष्ठ मित्र से अलगाव, अगर कोई आपका कोई ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप आज अलग हो गए किसी भी कारण से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे आपके जो मनोवैज्ञानिक है, आपके मस्तिष्क पर ज़रूर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। परिवार के सदस्यों से अगर आपका कुसमायोजन रहेगा, यानी आप उनसे लड़ाई करते रहेंगे या फिर आप उनसे गुस्सा रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, तो ये सारे भी आपके क्या कर सकती है, आपकी प्रभावशीलता और निपुणता को न्यून कर सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि गैने के अनुसार विद्यालयीय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने और प्रयोग से संबंधित होता है, संप्रत्यय और नियम से, उपलब्धि से, सामान्यीकरण से या पृष्ठपोषण से। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गैने ने क्या किया था, संप्रत्यय और नियम से इसको संबंधित किया था। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कैंडलर ने सबसे पहले इसकी बात की थी, कैंडलर ने इसकी बात सबसे पहले की थी, ये की थी इन्होंने 1964 में, और इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा है इसको हम विश्लेषण। अब इनके हिसाब से देखिए क्या क्या चीज़ आएंगी। गैने के अनुसार जो भी विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन होगा, कैसे होगा, वो डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, किसी चीज़ को विश्लेषण करता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद वो उसको सिंथेसाइज करता है, उसको संश्लेषण करता है, सारा जो भी उसने ज्ञान लिया होता है उसको एक जगह इकट्ठा करता है, फिर उसको क्लासीफाई करता है, क्लासिफिकेशन होती है, उसके बाद फिर उसको डाइवर्सिफिकेशन करता है, उसको विविधता में बदलेगा, और लास्ट में जाकर उसकी जनरलाइजेशन करता है, यानी ASCDG ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, ऑप्शन में हमारे पास में बिने, रबेन, वेक्सलर या स्पीयरमैन। तो सबसे पहले किसने किया था, बिने ने किया था। कब शुरुआत की थी, 1905 में की थी, और इनका जो पहला टेस्ट था उसका नाम था मेंटल टेस्ट या फिर मानसिक परीक्षा, इनके टेस्ट का नाम था। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने अपने टेस्ट, जैसे आर्मी बीटा टेस्ट, अल्फ़ा बीटा टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट फिर इसके बाद आने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार किस किस पॉइंट से प्रभावित होगा। ऑप्शन में हमारे पास में है संस्कृति जिसमें वो जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। तो संस्कृति से ऑब्वियस बात है उसका सामाजिक व्यवहार प्रभावित होगा, कि वो जिस धर्म में पैदा होगा, जिस संस्कृति में पैदा होगा, उस संस्कृति के हिसाब से वो अपने आप को बदलेगा। जिस पर्यावरण में वो रहेगा वहाँ के हिसाब से वो रहेगा। अब सपोज़ करो कि एक अंग्रेज़ का बच्चा है जो कि अंग्रेजी वातावरण में रहता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंग्लिश उसको ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन अगर एक हिंदी का बच्चा अगर एक हिंदी वातावरण में जाएगा तो उसकी हिंदी अच्छी होगी लेकिन इंग्लिश उसकी ख़राब हो सकती है। आर्थिक स्तर, जी हाँ, आर्थिक स्तर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके लर्निंग वाले बिहेवियर में या फिर आपके सोशल बिहेवियर में। क्योंकि अब जो गरीब है, बेसिकली हम कहते हैं कि जिसके माँ बाप निर्धन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना शुरू कर देता है, लेकिन बड़े घरों में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर, यहाँ पर जो शब्द है ये होगा अधिकतर, मैक्सिमम क्या होते हैं, ये होते हैं आक्रामक होते हैं या संगठित होते हैं या संगत होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो जब हम बात करें अधिगम विकलांग की, अधिगम विकलांग यानी लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होंगे वो किस चीज़ में कम रहेंगे, उनकी उपलब्धि कम रहेगी। बाकी वो बच्चे दिखने में बिल्कुल सामान्य होते हैं, वो कोई आक्रामकता उनके अंदर नहीं होती, कोई उनके अंदर कोई संगठन की भी हम बात नहीं कर सकते, संगत की भी हम बात नहीं कर सकते। हम क्या मेन कह सकते हैं यहाँ पर, निम्न उपलब्धि वाले। अब लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर अधिगम विकलांग क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे डिसलेक्सिया होगा आपका, डिसकैलकुलिया हो गया आपका, डिसग्राफिया हो गया, अफेजिया हो गया, ये सारी बीमारियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है। ऑप्शन में हमारे पास में है क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत या फिर परंपरागत अनुबंधन। अभिक्रमित अधिगम यानी कि हम किसी को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसके साथ वो उसकी लर्निंग को कर रहा है। तो ये किसका काम था, ये काम था हमारा RS थ्योरी या फिर जिसे हम कहते हैं SR थ्योरी। ये किसने दी थी, पावलोव ने और हमारे स्किनर ने। मीन्स जो व्यवहारवादी हैं उनका सिद्धांत है। तो मीन्स जो हमारे कौन सी थ्योरी हो गई है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। स्किनर ने थ्योरी दी थी, जैसा कि हमने इसे पीछे भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नाम लिया और स्किनर साहब हाजिर। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चे जब भाषा सीखेंगे या भाषा का उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किस चीज़ का रिजल्ट होगा? ऑप्शन में हमारे पास व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्जातीय योग्यता या फिर परिपक्वन। तो स्किनर जी बात करते थे हमेशा काम करने की मीन्स उनके साथ में कोई ना कोई आरएस थ्योरी हमेशा चलती थी कि भैया आप रिस्पॉन्स दोगे तो आपको स्टिमुलस मिलेगा। और ये अनुकरण और पुनर्बलन ये इसकी बात करते थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बीएफ स्किनर हमेशा बात किसकी करते थे? अनुकरण और पुनर्बलन की करते थे। पुनर्बलन की बात पे हम आते हैं तो पुनर्बलन यानी कि जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि वो रीइंफोर्समेंट जिसे देकर आप बच्चे से पॉजिटिव लर्निंग करवा रहे हो। सपोज़ कीजिए कोई बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आपने उसे एक चॉकलेट गिफ्ट कर दी और वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है, तो आप किसकी कोशिश कर रहे हो? आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। लेकिन वहीं हम बात करते हैं नेगेटिव की, आप चाहते हो कि कोई बच्चा किसी काम को छोड़ दे। सपोज़ कीजिए बच्चा चोरी कर रहा है, अगर आप उसकी इस आदत को छुड़ाना चाहते हो तो आप उसे दंड देकर या डांट कर या उसके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव आप थोड़ा सा बिहेवियर करें ताकि वो बच्चा उस काम को करने से कतराए, तो ये आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, यानी बंदे जो अलग अलग होते हैं, जो लोग जो अलग अलग होते हैं, वो किस किस रीज़न से होते हैं? वंशानुगत क्या उनके अंदर में कारण होता है? वंशानुगत होता है, आगे हम बात करेंगे। सामाजिक और आर्थिक, जी हाँ ये भी है। संवेगात्मक और व्यक्तिगत, जी हाँ ये भी है। पर्यावरण और वंशागत, ये जो डी ऑप्शन है पर्यावरण और वंशागत, इसने सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इन्वायरमेंटल भी और हेरिडेटरी भी, दोनों तरीके से जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो आ सकती है। तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों को दोनों चीज़ें आपके आंसर में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने व्यक्त किया है? मीन से कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की कोई भी स्टेज होगी उस पर आप किसी भी इंसान को कुछ भी सिखा सकते हो। ये ऑप्शन में हमारे पास में है पियाजे, आसुबेल, आपके ब्रूनर या फिर गेने। अगर हम बात करते हैं सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत हमें किसने दिया है? हमें दिया है, यह वक्तव्य है किसका? पियाजे जी का है, जीन पियाजे का है। जीन पियाजे बोलते हैं कि भैया जब बच्चा जब आत्मसातीकरण करेगा या फिर उसके अंदर ही सारी चीज़ें डेवलप होने लगेगी, जिसे हम कहते हैं कि इनका एक सिद्धांत भी था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उसके थ्रू इस बात को बोल सकते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। पियाजे के बारे में वैसे एक ट्रिक जो मैंने बचपन में बनाई थी, बचपन में मतलब कि जब मैं तैयारी कर रहा था, तो वो बेसिकली मैंने क्या बनाई थी कि स्विट्ज़रलैंड में जो प्याज है वो आपकी 96 रुपये किलो ख़रीदी जाती है और 80 रुपये किलो बेची जाती है। स्विट्ज़रलैंड की प्याज 96 रुपये किलो ख़रीदी जाती है और 80 रुपये किलो बेची जाती है। तो स्विट्ज़रलैंड क्या हो गया? स्विट्ज़रलैंड में प्याजे हमारे पैदा हुए थे 96 यानी 1896 में इनकी बर्थ हुआ था और 1980 में ये ईश्वर को प्यारे हो गए थे। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम किस प्रकार होता है? ऑप्शन में हमारे पास में है यूएस यूआर सीआर, सीएस सीआर यूआर, सीएस यूएस यूआर और यूआर यूएस सीएस। तो यहाँ पर देखिए यूएस का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूआर है आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स, सीआर है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स, जैसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, और ऐसे ही आपके पास में एक और चीज़ आ जाती है सीएस यानी कि कंट्रोल्ड स्टिमुलस। तो जो सही जो अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का क्रम है वो आपका सी ऑप्शन है। पहले आपको कंट्रोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, फिर अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस मिलेगा और फिर आप एक अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ये आपकी पावलोव की थ्योरी भी है जिसे हम एसआर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, पावलोव की थ्योरी इन्होंने किसके ऊपर ये प्रयोग किया था? ये प्रयोग इन्होंने किया था एक कुत्ते पर किया था, एक डॉग पर अपने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप किसने दिया है? प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप किसने दिया है? ऑप्शन में हमारे पास में है ऑसुबेल, ब्रूनर, पियाजे और डीवी। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर जो थ्योरी दी थी हमें दी थी ब्रूनर ने दी थी। ब्रूनर यहाँ पर हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है।
ब्रूनर कहते हैं अपनी इस थ्योरी में कि सबसे पहले जो बच्चा होगा वो किसी भी लर्निंग को प्रोसेस को करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट मेकिंग को कैसे करेगा, सबसे पहले वो डाटा को कलेक्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं कि प्रदत्तों को उसे इकट्ठा करेगा, उसका संग्रहण करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने में जो भी चीज़ उसने देखी है, जो भी उसने सीखा है, उसको विश्लेषण करेगा, छोटे छोटे पार्ट में करके उसे सीखने की कोशिश करेगा। फिर वो उसको प्रेजेंट करेगा, जो भी कुछ उसने सीखा हुआ है, इसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रस्तुतिकरण बोलेंगे। और लास्ट में वो इसकी प्रैक्टिस करता है, मीन्स बाद में उसको अभ्यास में लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पावलोव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है। पावलोव और स्किनर ने कौन से सिद्धांत दिए थे, बेसिकली पूछना चाह रहा है कि संरचनावाद की बात की थी इन्होंने, या प्रकारवाद की थी, या फिर व्यवहारवाद की बात की थी इन्होंने, या फिर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात की थी। तो पावलोव और स्किनर कहते थे कि भैया कर्म पे भरोसा रखो, और कर्म कैसे होंगे, जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करोगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारवाद, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में क्या होता है, पूर्ति का नियम आता है। पूर्ति का नियम आपका सूझ के सिद्धांत, जैसे देख कोहलर हो गया, कॉफका हो गया, टॉलमैन हो गए, यहाँ पर इनकी बात होती है। पावलोव और स्किनर हमारे कौन से थे, ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है। शिक्षण प्रतिमान, जो भी आप मॉडल टीचिंग करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आनी चाहिए। ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, रूपांतरण। उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली या रूपांतरण, या फिर संरचना, उद्देश्य, रूपांतरण और सहायक प्रणाली। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि शिक्षण प्रतिमान में कौन कौन से स्टेप आते हैं। इसमें आता है आपका सबसे पहले आपका फोकस, आप उद्देश्य पे ध्यान देंगे, फिर आप करेंगे उसको स्ट्रक्चर देंगे, यानी कि आप उसकी संरचना पे ध्यान देंगे, तब आप उसकी सोशल उसकी जो भी अरेंजमेंट है, यानी कि आप उसकी सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, उसके बाद आप उसके सपोर्ट पे ध्यान देते हैं, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करते हैं, यानी FSSA की यहाँ पर थ्योरी चलती है, जिसके अंदर में आपका उद्देश्य आएगा, संरचना आएगी, सामाजिक प्रणाली आएगी और सहायक प्रणाली आएगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रूपांतरण जो एक चीज़ दे रखी है कि भैया आपके बस की नहीं है, या फिर हमारे आपके किसी के हाथ में नहीं है कि आप किसी बच्चे को आप उसे बिल्कुल चेंज कर सको, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सको। ट्रांसफॉर्म करना हमारे हाथ में नहीं है जब तक बच्चा खुद नहीं इसके लिए मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि अभिप्रेरणा नाम की भी एक चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या समाजवाद, या संयोजनवाद, या साहचर्यवाद। थॉर्नडाइक की जब हम बात करेंगे तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था अपना, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो इनका मेन सिद्धांत था। उसको हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, उसको हम संबंधवाद भी कहते हैं, उसको हम संयोजनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजनवाद भी कहते हैं। इसको हम बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया है। ऑप्शन में हमारे पास में है अधिनियम, प्रतिभापरकता, पराधीनता या सांकेतिकता। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ब्रूनर की, तो ब्रूनर ने पराधीनता की बात तो बिल्कुल भी नहीं की है। ब्रूनर ने क्या क्या बोला है, ब्रूनर ने बोला अधिनियम होंगे वहाँ पर इनकी अवस्थाओं में, आप उसका टैलेंट भी चेक करेंगे, आप उसकी प्रतिभा परकता पे भी ध्यान देंगे, आप उसकी आइकॉनिक स्टेज यानी जो सांकेतिकता है आप उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पराधीनता यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत है, और मीन्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। डैनियल गोलमैन ने एक संवेगात्मक बुद्धि की एक प्रतिपादन किया था, एक अपने सिद्धांत दिया था, उसकी एक विशेषता कौन सी नहीं है। ये कहते हैं आत्मचेतना, आत्मसंतुष्टि, आत्मनियंत्रण या सामाजिक कौशल। तो डैनियल गोलमैन की एक बुक थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक थी, उस बुक में इन्होंने इसकी व्याख्या की है और इन्होंने कहा है कि आत्मसंतुष्टि नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि के अंदर नहीं आएगी। ठीक है,
आप आत्मचेतन हो सकते हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आत्मनियंत्रण यहाँ पर हो सकता है। सामाजिक कौशल यानी कि आप सामाजिक तौर पर आप अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो, लेकिन आत्मसंतुष्टि संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है। ऑप्शन में हमारे पास में है अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना या कल्पना करना। अनुभूति करना यानी किसी चीज़ को फील करना, स्पर्श करना, क्रोधित करना या क्रोधित होना या कल्पना करना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कल्पना करना, ये संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र की एक अनुक्रिया है। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे संज्ञान जो हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उसके थ्रू काम होता है। ठीक है, कल्पना करना यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं, यानी कि शिक्षण वृद्धि में कौन कौन से अंग आएंगे। ऑप्शन में हमारे पास में है शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी शिक्षक समाज और शिक्षक समाज पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होने वाला है, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे शिक्षण प्रक्रम के अंग कहलाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, कि डेविड ऑसोबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया था। ऑप्शन में हमारे पास में अग्रिम व्यवस्था, जांच प्रशिक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया और अभिक्रमित अधिगम। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अग्रिम व्यवस्था, इसकी बात की थी डेविड ऑसोबेल ने। किसकी बात की थी? अग्रिम व्यवस्था की बात की थी। और इसका मतलब है कि शाब्दिक जो है वो शाब्दिक अधिगम से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था। इन्होंने कहा था कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टिके हुए हैं, यानी कि ये संप्रत्यय के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे इन कॉन्सेप्ट को बच्चा समझ जाता है या उसको पहचान लेता है तो वो बच्चा वहाँ पर अधिगम को आत्मसात कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वो वीडियो जो हमारी थी सीडीपी के ऊपर, सीडीपी में जिसमें हमने बात की आपसे 30 क्वेश्चंस के बारे में। 30 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे रेगुलर अपडेट्स हम आपको देते रहें ऐसे। और हमारा ये वादा है कि आपसे यूपी टेट के अंदर में ये 30 क्वेश्चन, जब तक कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये 30 क्वेश्चन आपके पास डेली आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।